Hello guys, welcome to my channel. Today in this video we'll be studying about the constitutional development in India. अब हमारे इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ तो सीधे सीधे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस तो डेवलप होने नहीं लगा था। ऑब्वियसली उसकी स्टार्टिंग या फिर नींव कहीं ना कहीं से रखी गई थी। ये जो टॉपिक है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पॉलिटी एज वेल, फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री एंड फॉर मेनी अदर एस्पेक्ट्स। ओके, चलो हम चालू करते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। अगर हम इसको देखें तो इसकी शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट से विच केम इन 1773, देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर जो चार्टर एक्ट थे वो तीन चार्टर एक्ट थे हमारे 1813, 1833 एंड 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो थे वो हमारे थे 1861 का, 1892 का और 1909 का, जिसको हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1999 का, जिसको हम मोंटेक्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा मैं क्यों बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ द एक्ट्स टू यू बिकॉज आई वांट यू टू नो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इन दी सीरीज ऑफ वीडियोस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें मैं पहले तो ये सारी चीजें कवर करूंगी एंड आफ्टर दिस आई विल बी कवरिंग मोर ऑफ लाइक ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, Shimla Conference, Cabinet Mission Plan, Mountbatten Plan, Indian Independence Act, and then the Constituent Assembly. I'll be covering all of that. So please stay tuned if you want to know more about it. And if you're not finding the videos for those topics anywhere else, like in a concise form, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, तो rest assured मेरे चैनल पर आपको ये सब कुछ अवेलेबल कर दिया जाएगा. So today in this video, we'll be starting with Regulating Act of 1773. If you think this video is getting boring, then you can, just listen it in 1.5x and understand it better. वो उससे आप बोर नहीं होगे अगर मैं धीरे बोल रही हूँ तो, है ना? So let's start with it. Regulating Act of 1773. अब क्या हुआ, पहले तो हम समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छा खासा चला रही थी, उसको क्या जरूरत थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके ऊपर कोई ना कोई लगाम कसे या ऐसा कुछ भी हो। व्हाई डिड दिस रेगुलेटिंग एक्ट केम, राइट? अभी इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भर भर कर पॉलिटिकल पावर आ गई थी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था हमारा इन विच ईयर, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. Okay, and Battle of Plassey as well. Let me tell you यार, क्या कमेंट करवाऊं तुमसे। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था एंड बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड इन 1757. ओके, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास भर भर के पावर्स तो आ चुकी हैं। अब इससे सिर्फ और सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेनिफिट नहीं कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भी भर भर के बेनिफिट कमा रही थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास मोनोपोली थी, है ना? और मोनोपोली उसको फ्री में तो मिल नहीं गई थी। ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि लो भैया ये लो मोनोपोली और जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ वही इकलौती कंपनी होगी जो ब्रिटिश से जाकर ट्रेड करेगी, कोई और कंपनी वहां पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, मोनोपोली का पॉइंट हम आगे समझेंगे। ओके, तो मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एवज में क्या करता था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर मोनोपोली दी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो कुछ ना कुछ इन रिटर्न देता होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, अब क्या हुआ, 1768 के आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं, जो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना बंद कर दिया। उसने फिर रोक दिया कि भाई अब हम दे ही नहीं पाएंगे, अब हम गरीब हो चुके हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को तो झेल पा रही थी, पर 1772 में कुछ अलग ही अतरंगी सा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग लिया 1 लाख पाउंड का लोन। अब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है कि 1 लाख पाउंड का लोन तुमने हमसे मांग लिया, भाई तुम्हें तो और हमें बाकी पैसा देना चाहिए, तुम हमसे लोन मांग रहे हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना बहुत ज्यादा
ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज पे बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ और उसने कहा कि यार ये मेरी इतनी अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी इतने ज्यादा लॉस में जा रही है, ये तो बंद हो जाएगी, अब इसको तो संभालना पड़ेगा। क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो गई थी अच्छी खासी अटैचमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है। तो अब वो लोग चले थे कि भाई अब तो इसे संभालना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ये देखते हैं। चलो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुधारने में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लगी थी। बट ये देखते हैं कि ये जो बैंक्रप्सी आई ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके रीजंस क्या थे। तो सबसे पहला रीजन रहा हमारा बंगाल का फेमाइन विच केम इन 1769। 1769 में ये फेमाइन आया। अब ये फेमाइन क्यों आया? क्योंकि भाई बारिश नहीं हुई, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई। ड्रॉट लाइक सिचुएशन होने के कारण एग्रीकल्चर नहीं हुआ, भाई खेती बाड़ी नहीं हो पाई, इतना इतना सब कुछ नहीं उग पाया, तो भाई कुछ खाने को इतना ज्यादा उगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए, बहुत ज्यादा रेस कर दिए, जिसकी वजह से जितना बचा कुचा पैसा लोगों के पास था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स को देने में ही निकल जा रहा था। और अगर पैसा तो पैसा, अनाज था तो अनाज भी ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, अब जो लोग हैं उनके पास अनाज नहीं बच रहा था खाने के लिए। अब इसमें क्या हुआ, 1/3 लोग मर गए, भूखमरी की वजह से मर गए, उनको खाना नहीं मिला इस वजह से मर गए। तो फेमाइन इज बेसिकली अ सिचुएशन, you know, where people do not have food to eat, whether it is because they cannot afford it or because of the unavailability of the food। ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड रीजन रहा हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो स्ट्रेच किया था हमारा 1766 से लेके 1769 तक। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में एक पर्टिकुलर वीडियो है एंग्लो मैसूर वॉर्स के ऊपर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज आल्सो अ रीजन बिहाइंड द बैंक्रप्सी। क्या हुआ इसमें, हैदर अली और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन लोगों की लड़ाई चली। अब हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी ना, वो एंड हुई आफ्टर 3 years। बट उसका कोई भी एक बोला जाए तो परिणाम नहीं निकला था। बेसिकली इट वाज स्टेटस को, स्टेलमेट में ये जो पूरी वॉर है वो खत्म हुई। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि चलो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चीज से कोई फायदा नहीं हुआ, पर भाई 3 साल का वॉर था। अब जो 3 साल का वॉर था उसमें एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली हो, और जब एक्सपेंसेस होंगे तो भाई बैंक्रप्सी भी तो होगी, क्योंकि आपको कुछ फायदा हुआ नहीं, आपका खर्चा था वो चला गया, ठीक है। दिस वाज आल्सो अ रीजन। फिर आते हैं हम करप्शन के ऊपर। करप्शन में क्या हो रहा था कि जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ब्राइबरी ले रहे थे। अब इन सब चीजों से क्या हो रहा था, एक समय के बाद जो ऑफिशियल्स थे भाई वो तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए थे, उनके हाथ में बहुत अच्छा खासा पैसा था। बट ऑन द अदर हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भिखारी हो गई थी, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। ओके, दिस इज अबाउट द करप्शन। देन कम्स द टी ट्रेड। अब टी ट्रेड में लॉस कैसे हो रहा था ये समझते हैं। अब देखिए क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, टी को, चाय को इंडिया से लेकर जाते थे और फिर वहां उसको अमेरिका में जाकर बेचते थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टी ली इंडिया से, चाय ली इंडिया से और जाकर बेची अमेरिका में। बट क्या हो रहा था ना, वहां पर डच जो थे, डच 85% ऑफ जो टी है, चाय है, वो स्मगल कर कर अमेरिका में लेकर आ रहे थे। अब डच की वजह से क्या हो रहा था, ये 85% जो चाय आ रही थी अमेरिका में, उसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाय लेकर आ रही थी ना इंडिया से, उसकी कोई भी अहमियत नहीं बची थी, उसकी कोई भी वक़्त नहीं थी, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो भी डिमांड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चाय लेके आ रही थी, उसकी जो डिमांड थी वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई। और जब उनको ये चीज लॉस हो गई तो भाई उनकी टी जो है, चाय जो है, वो रखी रखी सड़ गई और उसका कोई भी फायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लॉस हुआ, ठीक है। तो दीज वर द रीजंस बिहाइंड द बैंक्रप्सी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर हमें पिट्स इंडिया एक्ट बोल रही हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी, इट्स अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पिट्स इंडिया एक्ट इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में है, यू कैन गो आउट एंड वॉच इट दैट। बट लेट्स फोकस ऑन द रेगुलेटिंग एक्ट फॉर राइट नाउ।
अब हम रेगुलेटिंग एक्ट को, और चलो पिट्स भी बोल दिया मैंने, तो पिट्स इंडिया एक्ट में भी यही 6 एस्पेक्ट्स आएंगे। ऑल द एक्ट्स विच आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न और मेक यू स्टडी, ये सब बेस्ड होंगे इन 6 एस्पेक्ट्स पे। इन 6 एस्पेक्ट से हम पूरा का पूरा एक एक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। और ये आपको मेंस राइटिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो 6 एस्पेक्ट्स क्या रहे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मेन एस्पेक्ट्स? देखिए, पहला तो है मोनोपोली ऑफ ट्रेड, फिर रहा हमारा कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड द रेवेन्यू। ओके, अब सबसे पहला पॉइंट था हमारा मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो हम देखते हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड में क्या हुआ। भाई, ट्रेड मोनोपोली बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले थी उस वैसी ही वो बाद में भी थी, ठीक है। अभी हमने समझा था ना कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली इसलिए आया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके, सुपरवाइज कर सके, ओके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉस में जा रही थी, ठीक है। अब देखते हैं जो ट्रेड मोनोपोली है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। अब चेंज नहीं हुई का क्या मतलब है? भाई, पहले कैसे थी ये तो बता दो, है ना। तो लेट्स सी, अगर इससे समझ में आए तो ठीक है कि भाई मोनोपोली जो थी क्या था कि स्ट्रेट ऑफ मैगलिन के वेस्ट से वेस्ट तक और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट से, ठीक है। अब इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा, भारी मुझे समझ आ रहे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें समझ आएगा। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मैगलिन है, ओके। 1 मिनट। एंड यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप के ईस्ट से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगलिन के वेस्ट तक जो भी एरिया रहेगा उस पे ट्रेड मोनोपोली दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकता है इन इंडिया एंड द ईस्टर्न कंट्रीज, ओके। तो ये हमारा पूरा कवर हो गया। अगर कभी आगे क्वेश्चन में आए सो इट इज व्हाट यू कैन मेंशन। दूसरा पॉइंट था हमारा कंट्रोल ऑफ कंपनी। अब कंट्रोल ऑफ कंपनी में क्या हो रहा था? देखिए, अगर हम पहले देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच वर 24 इन नंबर, 24 मेंबर्स रहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, ओके। इट वाज 24 मेंबर्ड बॉडी। अब देखो, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए, याद रह जाए, ठीक है। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये सबसे ऊपर था, ये कंट्रोलिंग बॉडी थी, ठीक है। इसके नीचे आते थे हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज। 3 प्रेसिडेंसीज थी हमारी, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जितने भी हमारी ये प्रेसिडेंसी थी उनके पास इक्वल पावर्स थी और वो एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करती थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई किसी एक के पास ज्यादा पावर हो, ठीक है। बट फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर तो सेम रहा, उनका फंक्शन भी सेम रहा कि भाई गवर्नर जो है वो आके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पावर रही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। पर यहाँ पे मेजर चेंज ये रहा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बदल कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। और अब जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है उसको इंफीरियर बना दिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब क्या होगा कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वो सबॉर्डिनेट हो जाएंगे टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके। अब इधर पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी ऐड करी गई टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें 4 मेंबर्स दिए गए, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल कंटेन 4 मेंबर्स, ओके। इट विल बी अ 4 मेंबर्ड बॉडी। अब ये सेम चीज यहाँ पर गवर्नर ऑफ मद्रास के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी विद द सेम नंबर्स, दैट इज 4 मेंबर्ड बॉडी, ओके। ये हमारा हो गया अबाउट द कंट्रोल ऑफ सॉरी 1 मिनट, control of the company. We have completed that. Now we come to एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा था, जो डुअल फॉर्म था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको खत्म कर दिया गया। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए क्या था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हमारे 2 राइट्स होते थे, उससे पहले भी 2 राइट्स होते थे, उसके बाद भी 2 राइट्स होते थे। फर्स्ट वाज दीवानी राइट एंड सेकंड वाज निजामियत। अब दीवानी जो है वो होता है टैक्स कलेक्शन राइट्स, मतलब पैसा ही पैसा, भाई माला माल हो जाओ तुम, ठीक है। और निजामियत होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इट इज बेसिकली मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी
दैन दी पावर। ओके, अगर हम दीवानी राइट्स की बात करें तो दीवानी राइट्स चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ओके, दीवानी राइट्स ऑफ व्हाट? दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये शाह आलम टू ने दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। वाई? बिकॉज इस बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम ही था जो हारा था। ओके, अब ये बात हो गई दीवानी राइट्स के बारे में। अब जो ये निजामियत थी विच वाज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चली गई थी नवाब के पास। ठीक है, अच्छा हम ये बात कर रहे थे बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी वो एक्चुअली इट हैपेंड अगेंस्ट यू नो लेट मी से 1 minute. I'm sorry I got disturbed because just I got a call right now. Okay, so that's why I got disturbed. Let's start again with the Battle of Buxar thing. Battle of Buxar जो थी, it happened between whom? देखो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो was from the side of ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था। और अगर हम बात करें वर्सेस में कौन था, तो इट वाज ग्रेट अलायंस। ग्रेट अलायंस और दी ट्रिपल अलायंस, आप इसको ट्रिपल अलायंस भी बोल सकते हो। ओके, अब इस ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था, तो देयर वाज मीर कासिम जो कि भाई बंगाल का नवाब था। फिर शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब था। और फिर शाह आलम, शाह आलम टू। शाह आलम टू वॉज देन दी मुगल एम्परर। उस समय का मुगल एम्परर जो था वो शाह आलम टू ही था। और इस शाह आलम टू की को ही ये चीज करने को बोल दिया गया था कि भाई अब दीवानी राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाए और निजामत राइट जो है वो नवाब के पास रिटेन कर दिए। तो अब इस नवाब के पास, ये शाह आलम टू के पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रह गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आ क्या रहा था, बेसिकली गवर्नेंस की क्या चीजें कैसी चलनी है, पुलिसिंग कैसी होगी, नाले कैसे बहेंगे, नगर निगम कैसा होगा, बेसिकली वही उल्टी सीधी चीज है कि लोगों को आप एडमिनिस्टर करो यही। पर जितना भी पैसा आएगा वो कौन ले जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात बताओ, आपने नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी चीजें संभालने की, पूरी खेती बाड़ी संभालने की या फिर पूरा शहर संभालने की, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पर उसको संभालने के लिए जो पैसा लगता है वो तो उसके पास है ही नहीं। तो देयर वर नो फंड्स विद। अब नवाब के पास पैसा नहीं है तो मोटिवेशन भी कहाँ ही आएगी चीजों को संभालने की। सो दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स एज वेल कि भाई अब नवाब के पास फंड्स नहीं है तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा चीजों को संभालने में, राइट। इसकी ही वजह से ये जो डुअल फॉर्म था एडमिनिस्ट्रेशन का उसको खत्म कर दिया। आई एम वेरी मच सॉरी, मैं रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रही हूँ और मैंने इसी को ही इतना लंबा खींच दिया, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट इधर ही इधर, क्योंकि फिर क्या होता है आप बाद में जाके अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप अलग से जाकर फिर पढ़ते और ये सारी चीजें होती, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट है। ओके, अब ये सारी चीजें हो गई निजामियत, इट इज क्लियर नाउ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या हो रहा था, ये जितने भी लॉज बनते थे वो बेसिकली मेजोरिटी डिसीजन पे बनते थे। ठीक है, अब मेजोरिटी डिसीजन कैसे हो रहा था, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अब वो तो सुपीरियर है देन दी गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दैट इज 4 मेंबर बॉडी। अब यहाँ पे 5 लोग हैं टोटल जो कि वोट करेंगे। अब इन 5 लोगों में जहां पे भी ऐसा हो जाएगा कि भाई 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो जाएगा, जहां पे भी 3 लोग होंगे वो मेजोरिटी डिसीजन होगा और जो भी 3 लोग डिसाइड करेंगे वही मान्य होगा, वही डिसाइड हो जाएगा। अब ये जो 2 लोग हैं इनमें भले ही एक गवर्नर जनरल क्यों ना हो, इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसका डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अगर गवर्नर जनरल को अपने मन का लॉ बनवाना है तो उसे एटलीस्ट 2 मेंबर को अपनी साइड पे करना पड़ेगा, 2 लोगों को अपनी साइड पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गवर्नर जनरल जो था बंगाल का उसके पास कुछ खास ज्यादा पावर थी नहीं। ठीक है, उसके पास लिमिटेड पावर्स थी, क्योंकि अगर वो देखे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसकी खुद की, वो उसको खुद से ओवरराइड कर सकती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ओवरराइडिंग पावर थी ना गवर्नर जनरल के ऊपर। ठीक है, तो इधर पे गवर्नर जनरल थोड़ा सा वीक पड़ रहा था, है ना। अब इधर पर देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हो रहा था, बेसिकली प्रोविंसेस पे। अब जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज से कंपेयर करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात आ गई, सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात आ गई, वहां पे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया।
है ना। और अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात कर ले, आज के दिन पे जैसे स्टेट है यूपी का, बिहार का, ऐसे में लॉज कैसे बन रहे हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर की वजह से। तो यहाँ पे प्रोविंशियल वर्ड यूज किया गया है, आप इसको स्टेट मान लो। कि क्या हो रहा था कि वहां पे मद्रास और बॉम्बे था, ठीक है। अब मद्रास का जो गवर्नर है प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स। अब ये मिलकर, मतलब ऐसा नहीं कि मिलकर आपस में डिसीजन बना रहे, नहीं भाई, जो गवर्नर है मद्रास का वो मद्रास के लिए बनाएगा, और जो बॉम्बे का गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो बॉम्बे के लिए बनाएगी। ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके दोनों के लिए कंबाइंड बना देंगे, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग ही बनेंगे। बट क्या होगा, ये लोग अपने आपस में वोटिंग करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए 5 मेंबर हो गए। अब ये 5 मेंबर में फिर वही चीज, वही सिनेरियो रिपीट होगा जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में था। ये 5 मेंबर्स में ये 3/2 का मेजोरिटी आ जाएगा, और ये 3 की मेजोरिटी में जो भी लोग होंगे और जो भी वो डिसीजन लेंगे उसको मान्य कर दिया जाएगा। बस इसमें खाली जो डिफरेंस है सेंट्रल लेजिस्लेचर का और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, वो यही है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है लोकल इश्यूज पे, और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है सेंट्रल इश्यूज पे। दैट्स इट। फिर हम आ जाते हैं रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू क्या चीज है भाई, कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ओके, देखिए सबसे पहले तो कमर्शियल ट्रेड, जितना भी ट्रेड चल रहा था, है ना, वो सारी चीजें। फिर आ जाता है हमारा टैक्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल पोजीशन से आ रहा था, जैसे कि लैंड रेवेन्यू वगैरह ले रहे थे लोग, ऐसे टैक्स वसूल रहे थे, वो वाली चीज, ठीक है। एंड देन द थर्ड बीइंग सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स क्या था भाई, ये जो टैक्स है जो सॉल्ट पे लगता था, ठीक है। अब ये जो बहुत ये है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है अगर देखा जाए तो। ये बहुत ही ज्यादा पुराने समय से चल रही है, अप्रोक्स फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो एक सॉल्ट टैक्स कलेक्टर भी सेपरेटली होता था, जिसका नाम, मतलब एक पद होता था, उस पद का नाम है लवानाना दक्षा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ही बोलती हूँ भाई, मुझे नहीं होता है याद, तो लावानाना, लावा प्लस नाना प्लस दक्षा। ओके, तो यू कैन लर्न इट बाय दैट, ठीक है, लावा नाना दक्षा, ठीक है। और इसने कंटिन्यू, ये जो सॉल्ट टैक्स है इसको कंटिन्यू किया मुगल्स ने भी, और मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा अगर देखा जाए तो कोई नई चीज नहीं निकाली थी, वही जो पुराना चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। और इस सॉल्ट टैक्स से गांधी जी जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे, उनको भय 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 हो गया था। तो उन्होंने फिर डांडी मार्च निकाल दी, उन्होंने डांडी मार्च करी थी बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ओके, अभी फिर आ जाते हैं आप 7th पॉइंट पे, विच इज फोर्ट विलियम। देखो जो 6th है हमारे, वो मेजर मेजर थे, है ना, जो हर जगह आने ही है, हर एक्ट में देखने को ही मिलेंगे आपको। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये वही ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स हैं। देखिए फोर्ट विलियम जो था कैलकाटा में, उसको बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट बना गया, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के लिए था, इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं था। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज, यहाँ पे जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थी एलिजा एम्पे, ठीक है। और यहाँ पर करप्शन को खत्म करने के लिए क्या किया गया, जो प्राइवेट ट्रेड था ऑफिशियल्स का, मतलब जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसको बिल्कुल हर तरीके से बैन कर दिया गया कि अब आप किसी भी तरीके से ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, चलो ये सारी बातें तो होगी अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पर भाई कुछ कमियां भी तो होंगी उसमें, ठीक है। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और वो ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहला तो था लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास लिमिटेड पावर है, तो उसका जो डिसीजन है वो कोई भी ओवरराइड कर देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब जो गवर्नर जनरल है, अब उसका देखिए, अब नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स हैं, वो 4 मेंबर्स चाहें तो कभी भी गवर्नर जनरल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। तो लिमिटेड पावर था गवर्नर जनरल के पास। अब आप देख रहे हो कि उसके पास पूरा पावर नहीं है लॉ बनाने का, ठीक है। अगर 3/2 हो गया, तो 3 में भले ही 2 में गवर्नर जनरल है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जिस साइड पे वो है वो वाला लॉ बना दिया जाएगा या उसका डिसीजन मान लिया जाएगा। जहां पे 3 लोग हैं, भले ही गवर्नर जनरल ने वोट नहीं किया है ना, वो अगेंस्ट है उस लॉ के, तब भी वो लॉ पास हो जाएगा। पर आंसरेबिलिटी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो वो किसके ऊपर आएगी, गवर्नर जनरल के ऊपर। तो भले ही डिसीजन उसका नहीं है, पर अकाउंटेबिलिटी उसकी है भाई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नर जनरल है। मतलब मुसीबत उसके ऊपर, किया किया दिया कुछ नहीं, पर मुसीबत झेली बहुत सारी, ठीक है।
तो गवर्नर जनरल पिस जाता है इस चीज में बीच में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो रहा था भाई, आपने ये तो बता दिया कि गवर्नर जनरल ऊपर रहेगा, सुपीरियर रहेगा, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो सबऑर्डिनेट रहेंगे गवर्नर जनरल के। पर आपने ये तो बताया ही नहीं भाई कि ऐसे कौन से इश्यूज होंगे जो भाई सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल संभालेगा, और ऐसे कौन से इश्यूज होंगे जिनके ऊपर डिसीजन लेने की पावर हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को दे सकते हैं। ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जिसके लिए मतलब इन गवर्नर को प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को जाके फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्या था क्या नहीं था, कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं था इस चीज पे, तो जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इस चीज में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट की अच्छी खासी मतलब ऐसे तबाही सी चलती रहती थी। ये पहले तो भाई ऐसा उम्मीद किया गया था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तालमेल बना रहेगा, ये लोग जो काम करेंगे वो बहुत ज्यादा हार्मनी में करेंगे और पीसफुली सब कुछ आगे बढ़ जाएगा। पर असलियत में क्या था, असलियत में गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हाथापाई चल रही थी बहुत बुरी तरीके से, नेक टू नेक वाली टक्कर थी अच्छी खासी, ठीक है। अब इधर पर क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है और गवर्नर जनरल है वो एक लॉ पास करते, ठीक है। अब उन्होंने लॉ पास कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट कर रहा था क्या भाई, वो लेके सीधा सीधा इस लॉ को रजिस्टर करने से मना कर दे रहा था, कह रहा था भाई मैं नहीं करूंगा। इस समय पर जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थी वो थी एलिजा एम्पे, और इस समय पर गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और इनके बीच में भयंकर लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। अब ये रही सारी की सारी ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। अब ये जो ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स रही हमारी, इनको ही एड्रेस करने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इन एक्ट्स को हम डिसाइड करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। So this is it for this particular video. ओके, इन दोनों टॉपिक्स को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को और पिट्स इंडिया एक्ट को, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ओके। एंड इफ यू वांट टू वॉच इट प्लीज डू see the next video, and if you like this video please do like this video, comment on it, please tell me whether it is good or bad, what should I improve, what should I do. If you want the notes for this particular video you can also comment down below. You can ask me anything if you want, okay. And yeah, this is it for this particular video, and please do subscribe my channel, this is my humble request. Thank you, it just keeps me motivated, no. Yes, thank you for watching. We'll meet in the next one. Bye bye.